मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर है फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का योग्य शासकों और प्रसिद्ध शासकों की श्रेणी में से एक है, जिनका कार्यकाल 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है। आज हम सभी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिरोज शाह तुगलक टॉपिक पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, इसके बारे में भी हम सभी आज अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा जो पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक के उत्कर्ष एवं राज्यारोहण, कैसे उसका उत्कर्ष हुआ और कब उसका राज्यारोहण हुआ, इसके बारे में भी हम सभी जान सकेंगे। आइए हम सभी चर्चा करते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। फिरोज शाह तुगलक प्रारंभिक जीवन। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि डेट अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई, जिसका नाम था रज्जब का पुत्र था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और उसके पिता का नाम रज्जब था। उसकी माता आधुनिक पूर्वी पंजाब के हिसार जिले में स्थित अबोहर की भट्टी राजपूत रनमल की पुत्री नेला, यहां थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, यहां नेला होगा, नेला का पुत्र था। यानी कि इसके पिता का नाम रज्जब और मां का नाम नेला। पिता चूंकि मुस्लिम था और माता हिंदू, तो इसके रक्त में सममिश्रण, हिंदू और मुस्लिम दोनों के रक्तों का मिश्रण था। आइए हम सभी चर्चा करते हैं फिरोज का उत्कर्ष एवं राज्यारोहण। फिरोज का शैशवा काल, यानी कि बचपन का जो काल था, वह सैनिक वातावरण में व्यतीत हुआ था। उसे उचित प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली थी। पूर्ण वयस्क होने पर फिरोज को प्रशासन एवं सैन्य संबंधी प्रशिक्षण भी दिए गए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों यानी कि शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण में कोई विशेष रुचि फिरोज शाह तुगलक को नहीं थी। सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने फिरोज को अपने पास रखा। क्यों? क्योंकि फिरोज से उसका बहुत अधिक लगाव था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपने इस चचेरे भाई से अगाध प्रेम था। सुल्तान बनने के बाद 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को नायब ए अमीन के पद पर नियुक्त करके उसके अधीन 12,000 सैनिक रखने का अधिकार दिया। बाद में उसने फिरोज को दक्षिण भारत के विद्रोह का दमन करने के लिए, जब वह 1345 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के विद्रोह को दबाने के लिए अग्रसर हुआ, तो ऐसे समय में उसने दिल्ली के शासन भार को संभालने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समिति का अध्यक्ष फिरोज शाह तुगलक को नियुक्त किया। कहा जाता है कि वह फिरोज को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पॉइंट अमीरों तथा उलेमा द्वारा फिरोज का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना। दिल्ली से दूर सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर, देखिए यहां पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछता है। सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर 20 मार्च 1351 को रोगग्रस्त सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को। यह भी प्रश्न पूछता है कि कहां पे उसकी मृत्यु हुई थी, तो सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो सुल्तान के मृत्यु के समय फिरोज उसके पास ही था और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शाही सेना और शिविर में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति फैल गई। शाही फौज को सुल्तान के शत्रु तागी और सुल्तान के कृतज्ञ मंगोल सैनिक ने लूटपाट द्वारा घोर कष्ट पहुंचाया। सेना और अधिकारियों की दशा इतनी दयनीय हो गई कि उनका सकुशल राजधानी लौट आना असंभव सा हो गया। देश में विद्रोह की आग पहले से ही सुलग रही थी। ऐसी दशा में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को तुरंत मृत सुल्तान, मृत का मतलब मर गया था, कौन गया, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी निश्चित करना आवश्यक था, जो शाही सेना को एक नियंत्रण में रख सके और शासन का भार संभालने की उसके अंदर क्षमता। वह व्यक्ति सैनिक शिविर के निकट ही उपलब्ध होना चाहिए ताकि उसे तुरंत राज्यभार दिया जा सके। उस समय तक यह परंपरा भी स्थापित हो चुकी थी कि यथासंभव उत्तराधिकारी का चुनाव पिछले राजा के वंश के से ही करना चाहिए। इन दृष्टियों से केवल 2 व्यक्ति विचारणीय थे, एक तो फिरोज तथा मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा खुंदाबंदाज का पुत्र दावल मलिक। यद्यपि दावल मलिक सुल्तान का निकटतम संबंधी भी था, फिर भी उसे शासन का अनुभव नहीं था और न ही उसकी योग्यता का कोई निश्चित प्रमाण मिला था। स्पष्ट है कि इन दोनों में से फिरोज निश्चित ही कहीं अधिक उपयुक्त हो रहा था। ऐसे में सैनिक सरदार और उलेमा ने सुल्तान के उत्तराधिकारी का निर्वाचन करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा बुलाने के बाद काफी विचार विमर्श के पश्चात फिरोज शाह तुगलक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खुंदाबंदाजा का विरोध और अंत, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का संबंधी भी था और प्रबल दावेदार भी था। इसने विरोध करना प्रारंभ किया। जब फिरोज शाह तुगलक को उत्तराधिकार घोषित किया गया तो इसने विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया। जब यह सूचना प्रसारित हुई तो खुंदाबंदाजा ने इसका विरोध किया। उसने अपने पुत्र दाबर मलिक को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी होने का दावा किया। इस पर अमीर, सरदार और उलेमा लोगों ने मलिक सैफुद्दीन खोजू नामक एक योग्य अमीर को खुंदाबंदाजा के पास यह समझाने के लिए भेजा कि मलिक दावर एक अयोग्य, निकम्मा और राजपद के लिए अनुपयुक्त है और उस समय गद्दी पर एक योग्य प्रौढ़ व्यक्ति की आवश्यकता है और वह देश की कठिन परिस्थितियों से उसको उबार सके। खुंदाबंदाजा अंत में संतुष्ट हो गया। इस प्रकार शिविर में फिरोज का उत्तराधिकारी निश्चित रूप से स्वीकृत हो गया। अब मेरा ये लास्ट पॉइंट है, फिरोज द्वारा, हालांकि फिरोज दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठना नहीं चाहता था। फिरोज द्वारा आनाकानी के बाद मुकुट को स्वीकार करना। अब उपस्थिति सामंतों, सरदारों और उलेमा ने फिरोज से सुल्तान पद ग्रहण करने का आग्रह किया। एकांत प्रिय तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण तथा हज के लिए मक्का जाने को फिरोज ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। परंतु जब उन लोगों ने उससे कहा कि जनहित की दृष्टि से उसका यह कर्तव्य है कि कार्यभार को वहन करे और ईश्वर ने उस पर जो दायित्व डाला है उसका निर्वाह करे, तब अनिच्छा पूर्वक फिरोज ने राजपद स्वीकार किया। 22 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा के शाही खेमे में फिरोज का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सभी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए सुधार, किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।